हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कैश रिजर्व रेशियो के बारे में, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो, रिवर्स रेपो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, क्या क्या टूल्स आरबीआई द्वारा यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू रेगुलेट दी मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इन टूल्स के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या ऐसी समस्या है जिसकी वजह से आरबीआई को इन टूल्स को यूज़ करना पड़ता है। तो देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन द ईयर 2016। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। टोटल 6 मेंबर्स होंगे, 3 मेंबर्स रहेंगे आरबीआई के और जो 3 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट किए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। इसमें से एक होगा आरबीआई गवर्नर, एक होगा डिप्यूटी गवर्नर और एक ऑफिशियल होगा आरबीआई का। देखो, 3 members are from the RBI, that is governor, 1 deputy governor and 1 official nominated by the RBI। और बाकी जो 3 मेंबर्स है दे विल बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये 2016 में सेटअप की गई। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या काम दिया गया ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को? तो एक एग्रीमेंट साइन किया गया आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच। ये एग्रीमेंट का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट 2015 में साइन किया गया आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच। ये एग्रीमेंट के अनुसार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको महंगाई को कंट्रोल करना है बाय इंटरेस्टिंग आरबीआई विद द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग। आपको महंगाई को कंट्रोल करना है। देखो, महंगाई, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन क्या होता है ये हम लोग जो आगे सेशंस करेंगे उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि इन्फ्लेशन क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। सपोज आप ये बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को आज कंज्यूम कर रहे हो 100 रुपये में, मतलब आप 100 रुपये पे कर रहे हो आज मार्केट में इन ऑर्डर टू कंज्यूम दिस बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें से फूड के लिए आप कुछ पैसा पे कर रहे हो, रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्ट, रेंट, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, हाउसिंग, ये सब के लिए सपोज आप आज 100 रुपये पे कर रहे हो। नेक्स्ट ईयर अगर आप टू कंज्यूम दी सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मान लेते हैं आप 110 रुपये पे कर रहे हो, तो हम बोल सकते हैं कि 10% रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, 10% महंगाई बढ़ गई। आज अगर आप 100 रुपये पे कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर अगर आप टू कंज्यूम दी सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नाउ यू आर सपोज टू पे मोर मनी। 100 रुपये पे कर रहे थे, 110 रुपये पे कर रहे हो, मतलब कि 10% रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो गया। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कि आपको ये महंगाई को कंट्रोल करना है, आपको इन्फ्लेशन को एक रेंज में रखना है। वो रेंज क्या डिसाइड किया गया? 2 to 6%। 2 to 6% रेंज डिसाइड किया गया। एज पर दी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन एनुअल इन्फ्लेशन एट 4% ±2%। आपको ये ध्यान में रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कि आपको इन्फ्लेशन को 4% पे रखना है, लेकिन एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है ±2% की। देखो, हमेशा पॉसिबल नहीं होगा कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो 4% में ही रहे, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा। इसीलिए बोला गया है ±2%। आपको छूट दी जा रही है कि आप 2% से 6% तक इन्फ्लेशन रेट को मेंटेन करो। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। फ्लेक्सिबल क्यों बोला गया? देखो, फ्लेक्सिबल इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे एक रेंज है कि आपको 2 से 6% इन्फ्लेशन रेट को मेंटेन करना है। एक फिक्स नहीं किया गया कि 4% ही रखना है, तब हम लोग उसको फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग नहीं बोलते, तब हम लोग उसको सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन टारगेटिंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है कि आपको, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इन्फ्लेशन रेट को मेंटेन करना है बिटवीन 2 to 6% एनुअली। तो ये टारगेट फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा हर 5 साल। ये एग्रीमेंट कब साइन किया गया था? 2016 में साइन किया गया था। उस टाइम पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको इन्फ्लेशन को मेंटेन करना है। कितना कितना रखना है आपको इन्फ्लेशन रेट? बिटवीन द रेंज ऑफ 2 to 6% आपको ये मेंटेन करना है। फिर टारगेट कब फिक्स किया जाएगा? 5 साल बाद। 5 साल बाद मतलब 2021 में फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये टारगेट फिक्स किया। ठीक है, तो ये टारगेट अभी भी वही है, मतलब कि 2 to 6% ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इन्फ्लेशन रेंज को मेंटेन करना है, बिटवीन 2 to 6%। यही टारगेट फिक्स किया है। मतलब हर 5 साल में ये टारगेट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिवाइज किया जाएगा कि कितना इन्फ्लेशन रेंज को मेंटेन करना है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा। देखो, सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब सेटअप की? 2016 में, बाय अमेंडिंग द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934।
टोटल इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर आरबीआई के रहते हैं, 3 जो है एक्सपर्ट्स होते हैं हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, आपको इन्फ्लेशन को एक रेंज में मेंटेन करके रखना है 2 से 6%। 2 से 6%। ये किसके द्वारा बताया गया? ये एक एग्रीमेंट साइन किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया। वो एग्रीमेंट का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अनुसार आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको इन्फ्लेशन रेट को बिटवीन 2 to 6% मेंटेन करना है। अगर आप नहीं मेंटेन कर पाए तब आपको रिटर्न एक्सप्लेनेशन देना होगा कि क्यों आप टारगेट से चूक गए, क्यों। अगर आप नहीं मेंटेन, अगर आप 3 कंसेक्यूटिव, देखो आरबीआई इज आंसरेबल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफ द इन्फ्लेशन एक्सीड्स द रेंज फॉर 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स। अगर 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स तक अगर आप इन्फ्लेशन टारगेटिंग से चूक गए तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक रिटर्न एक्सप्लेनेशन देना होगा, आपको बताना होगा कि क्यों आप टारगेट से चूक गए, क्यों महंगाई इतनी बढ़ गई या क्यों इन्फ्लेशन रेट इतना कम हो गया। आपको ये रिटर्न एक्सप्लेनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो अब हम लोग मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि 2 to 6% आपको रेट ऑफ इन्फ्लेशन मेंटेन करना है। मान लेते हैं अगर 9% हो गया रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो ये कमेटी क्या करने की कोशिश करेगी? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, मतलब मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश करेगी। देखो महंगाई कब बढ़ती है? महंगाई तब बढ़ती है जब लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा है, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। अगर आज मैं प्याज खरीदना चाहती हूँ मार्केट में, अगर प्याज का डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो अल्टीमेटली प्याज का दाम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कोशिश करेगी कि हम ये मनी सप्लाई को कम कर दें, हम लोगों के हाथ से पैसा खींच लें। जब लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो लोग उतना ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड कंट्रोल में आ जाएगा ना। देखो क्या होता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, डिमांड सप्लाई मिसमैच है, अल्टीमेटली इट विल पुश अप द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट, दाम बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये अगर डिमांड को कम करना है तो लोगों के हाथ से पैसा खींच लो। जब पैसा ही नहीं होगा तो डिमांड ही नहीं करेंगे, अल्टीमेटली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी विल बी एबल टू ब्रिंग द इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। इसी का उल्टा कर दो आप, अगर सपोज इन्फ्लेशन रेट 1% है, बहुत कम है, मतलब कि अगर लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं उतना, जब लोग उतना ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं मतलब कि उतना ज़्यादा निवेश नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। भाई अगर मैं ये पेन बनाती हूँ, अगर ये पेन का डिमांड ही नहीं है तो मैं क्या ये पेन और बनाऊंगी? नहीं, मैं उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करूँगी, मैं और फैक्ट्री नहीं खोलूँगी अपनी। तो इन्वेस्टमेंट कम हो जा रहा है, प्रोडक्शन कम हो जा रहा है। जब इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, मतलब हम लोग का जीडीपी भी तो इफेक्ट हो रहा है ना, हमारे कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी तो इफेक्ट हो रहा है ना। जितना कम डिमांड उतना कम निवेश, उतना कम प्रोडक्शन, उतना कम लोगों को रोजगार मिल रहा है, उतना हमारी कंट्री का जीडीपी इफेक्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करने की कोशिश करेगी? मनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करेगी। लोगों के हाथ में पैसा दो भाई, लोगों के हाथ तक पैसा पहुंचाओ ताकि डिमांड बढ़े। तो अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तब आरबीआई क्या कर रही है? मनी सप्लाई को कम कर रही है। अगर आरबीआई को मतलब अगर ग्रोथ को प्रमोट करना है, अगर आरबीआई चाहती है कि ज़्यादा निवेश हो, ज़्यादा प्रोडक्शन हो, लोग ज़्यादा डिमांड करें, ज़्यादा उत्पादन हो, ज़्यादा जीडीपी बढ़े हमारे कंट्री का, तब डिमांड को बढ़ाना है। डिमांड को बढ़ाना है तो लोगों के हाथ में पैसा दो, तो मनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो ये आपको पता चला कि कब आरबीआई मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश करती है और कब मनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करती है। जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो मनी सप्लाई कम कर दो, जब ग्रोथ को प्रमोट करना है तो मनी सप्लाई को बढ़ा दो। ठीक है, ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैश रिजर्व रेशियो के बारे में। देखो, इट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ अ बैंक्स टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी क्या है और एसेट क्या है बैंक के लिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं। एसेट मतलब कोई भी चीज़ जो हमें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देती है। मेरे लिए एसेट क्या हो जाएगा? मैंने जो प्रॉपर्टी खरीदी, जो लैंड खरीदा, मेरे लिए एसेट है। कल को जाके अगर लैंड का दाम बढ़ेगा तो मुझे फ़ायदा होगा। मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया या मैंने कार खरीदा, सपोज़ कल को जाके मैंने कोई फैक्ट्री खोली, फैक्ट्री में मैंने मशीन लगाया, लैंड खरीदा मैंने, तो ये सब क्या है? ये मेरी संपत्ति है, मेरा एसेट है जो मुझे लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे रही है।
मेरे लिए लाइबिलिटी क्या हो जाएगा? सपोज मैंने आपसे 10,000 रुपये उधार में लिया, तो ये पैसा मुझे वापस करना। आप बोलोगे भाई आशी मुझे 10,000 रुपये वापस कर देना 1,000 रुपये इंटरेस्ट के साथ, तो मुझे आपको 11,000 रुपये वापस करना होगा। तो ये पैसा मैं अपने पास तो नहीं रख सकती, मैंने उधार लिया है, मैंने आपसे बोरो किया है, तो ये मेरी लाइबिलिटी है। आई एम लायबल टू पे दिस मनी बैक टू यू। इसी तरीके से बैंक के लिए एसेट क्या हो जाएगा? जो बैंक की संपत्ति है, बैंक ने भी प्रॉपर्टी खरीदा होगा, लैंड खरीदा होगा, कुछ मशीन खरीदा होगा, कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट किया होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया होगा। बैंक जो लोन में पैसा दे रही है वो भी बैंक के लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि बैंक जब लोन दे रही है तो हर महीने बैंक भी ईएमआई रिसीव कर रही है, हर महीने आप ईएमआई भर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर रहे हो। तो ये जो लोन का पैसा है ये एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है बैंक के लिए, एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। हर महीने बैंक ईएमआई रिसीव कर रही है, ठीक है। तो ये एसेट हो जाएगा बैंक के लिए, लॉन्ग टर्म में फायदा हो रहा है बैंक को। बैंक के लिए लाइबिलिटी क्या है? बैंक जो डिपॉजिटर से पैसा कलेक्ट कर रही है, आप करंट अकाउंट में पैसा जमा करा रहे हो, सेविंग अकाउंट में करा रहे हो, फिक्स डिपॉजिट में करा रहे हो, ये पैसा कस्टमर्स का क्या बैंक अपने पास रख सकती है? नहीं, बैंक को ये पैसा वापस करना है तो बैंक के लिए लायबिलिटी हो जाएगा। तो डिपॉजिट जो है वो बैंक के लिए लायबिलिटी है और जो लोन है वो बैंक के लिए एसेट है। तो यहाँ पे जब हम नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी बोल रहे हैं तो यहाँ पे डिमांड लायबिलिटी क्या है और टाइम लायबिलिटी क्या है? देखो, डिमांड लायबिलिटी में आता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। आप जो भी पैसा करंट अकाउंट में जमा कराते हो या सेविंग अकाउंट में जमा कराते हो, आप जब भी ये पैसा बैंक से डिमांड करोगे तो बैंक को ये पैसा आपको वापस करना होगा। टाइम लायबिलिटी में आ जाएगा फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। आपने फिक्स डिपॉजिट कराया, सब मान लेते हैं 1 साल का, 5 साल का, 10 साल का, जितने भी साल का, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आप पैसा जमा करा रहे हो, तो वो आ जाएगा टाइम लायबिलिटी में, ठीक है। तो फिर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या होता है? एनडीटीएल क्या होता है? देखो, मान लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक में एक दिन में सपोज मैंने 1,000 रुपये जमा किया और भी मेरे जैसे मान लेते हैं टोटल 12,000 रुपया जमा किया गया और इसमें से 2,000 रुपया मान लेते हैं विड्रॉ कर लिया गया, तो बैंक के पास कितना बचा? बैंक के पास बचा 10,000। ये है बैंक का एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। टोटल जितना डिपॉजिट किया गया और टोटल जितना विड्रॉ किया गया, ये जब हम डिडक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी ऑफ अ बैंक। तो फिर कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? मान लेते हैं कोई बैंक का एनडीटीएल 100 करोड़ है, मान लेते हैं, ठीक है, और सीआरआर मान लेते हैं 4% है। अब ये सीआरआर क्या है? देखो, ये जो एनडीटीएल है 100 करोड़, इसका सर्टेन परसेंटेज हैज टू बी केप्ट बाय द बैंक विद आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश। ये जो सीआरआर है ये आरबीआई डिसाइड करती है कि कितना सीआरआर है। जैसे 4% है तो ये एनडीटीएल का 4%, मतलब कि 4 करोड़ रुपया बैंक को रखना पड़ेगा आरबीआई के पास कैश के तौर पे, कैश के रूप में ये पैसा रखना होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सीआरआर। इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो, एक होता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक और एक होता है नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। आगे हम लोग पढ़ेंगे। जब हम बात करते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक की, तो ये जो सीआरआर का पैसा है ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है। ये जो 4 करोड़ रुपए है ना, ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक किसके पास रखवाएगी? आरबीआई के पास। और नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक को ज़रूरी नहीं है, नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक अपने पास भी सीआरआर मेंटेन कर सकती है, मतलब अपने पास भी ये 4 करोड़ रुपए रख सकती है। उसको ज़रूरी नहीं है कि आरबीआई के पास ये पैसा रखना। तो सीआरआर क्या होता है? इट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल। इट इज़ द मिनिमम अभी कितना है? 4%, मान लेते हैं 4% है। तो 4% मतलब 100 करोड़ का 4%, 4 करोड़ रुपया हैज़ टू बी केप्ट बाय द शेड्यूल कमर्शियल बैंक विद आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो देखो, कैश रिजर्व रेशियो, इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ अ बैंक्स टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी दैट अ शेड्यूल कमर्शियल बैंक इज ऑब्लाइज्ड टू डिपॉजिट विद द आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश। टोटल एनडीटीएल का सर्टेन परसेंटेज, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का सर्टेन परसेंटेज हैज टू बी केप्ट बाय शेड्यूल कमर्शियल बैंक इन द फॉर्म ऑफ कैश ओनली विद आरबीआई। उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल। तो कितना परसेंटेज था? 4%। आरबीआई डिसाइड करेगी कितना परसेंट होगा। हम लोगों ने 4% लिया था तो
हम लोग 4 करोड़ वहाँ पे मान रहे थे, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे NDTL का सर्टेन परसेंटेज हैज़ टू केप्ट बाय द बैंक इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, या तो कैश के तौर पे या गोल्ड के तौर पे या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तौर पे बैंक को अपने पास ही रखना पड़ता है, अपने पास ही मेंटेन करना पड़ता है। मान लेते हैं किसी बैंक का NDTL 100 करोड़ रुपए है और SLR मान लेते हैं 15% है। 15% RBI ने बोला है कि SLR बैंक को मेंटेन करना है, तो ये 100 करोड़ का 15% मतलब 15 करोड़ रुपया बैंक को अपने पास रखना होगा इन दी फॉर्म ऑफ कैश। ये मेंटेन करना होगा या तो कैश के तौर पे, या आप ये 15 करोड़ जो है गोल्ड में इन्वेस्ट करो या गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये तीनों में से किसी में भी आपको ये पैसा इन्वेस्ट करना होगा, आपको अपने पास मेंटेन करना होगा, RBI के पास नहीं रखना है। एवरी बैंक मस्ट हैव ए पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और अदर लिक्विड एसेट्स बाय द एंड ऑफ द डे। या तो कैश के तौर पे रखो या गवर्नमेंट के तौर या तो गोल्ड के तौर पे रखो या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तौर पे अपने पास आपको ये मेंटेन करना है। तो सो इट इज़ द परसेंटेज ऑफ NDTL दैट हैज़ टू बी केप्ट बाय द बैंक विद देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब अगर RBI चाहती है कि महंगाई को कंट्रोल करना, सपोज इन्फ्लेशन ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, RBI चाहती है मनी सप्लाई को कम करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, तो उसके लिए RBI क्या करेगी, उसके लिए RBI CRR को बढ़ा देगी, CRR को बढ़ा देगी। क्यों, उससे क्या होगा, RBI चाहती है कि लोगों के हाथ में उतना पैसा नहीं जाए, लोग उतना डिमांड नहीं करें, तो CRR बढ़ा दे रही है। पहले 4% था, अब मान लो 6% है। पहले 4 करोड़ बैंक को रखना पड़ा था CRR, अब मान लेते हैं 6 करोड़ रुपया CRR मेंटेन करना पड़ रहा है बैंक को। मतलब कि ज़्यादा कैश किसके पास चले गया, RBI के पास, बैंक के पास कम कैश बचा, आगे लोन में पैसा देने के लिए कम बच रहा है। भाई 6 करोड़ रुपया तो वहीं चले गया बैंक के पास, 8 करोड़ रुपया वहीं चले गया, जो भी CRR बढ़ा दे रही है, ज़्यादा पैसा बैंक का RBI के पास चले जा रहा है, बैंक के पास आगे लोन में देने के लिए उतना पैसा नहीं बच रहा है, तो अल्टीमेटली बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी, लोन देने की क्षमता कम हो जा रही है। लोग आ रहे हैं कार लोन लेने, होम लोन लेने, भाई हम इस साल उतना लोन नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमें इतना CRR मेंटेन करना पड़ रहा है। तो जब लोगों को कार लोन नहीं मिल रहा है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में कार का डिमांड कम हो रहा है, होम लोन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर्टी का डिमांड कम हो रहा है, तो अल्टीमेटली जब डिमांड ही कम हो रहा है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। लोगों के हाथ में उतना पैसा ही मत भेजो, पैसा को खींच लो, उतना लोन मत दो, सस्ता लोन मत दो लोगों को। जब लोगों को सस्ता लोन ही नहीं मिलेगा तो लोग डिमांड कैसे करेंगे। जब कार लोन 10%, 15%, 20% में मिलेगा तो लोग डिमांड ही नहीं करेंगे, उतना डिमांड नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। यही अगर उल्टा, अगर RBI चाहती है कि ज़्यादा डिमांड हो, ठीक है, डिमांड क्रिएट हो, ज़्यादा निवेश हो, ज़्यादा प्रोडक्शन हो, तो RBI क्या करेगी, तब RBI CRR को कम कर देगी, क्योंकि CRR को जब कम कर रही है तो अब बैंक के पास ज़्यादा पैसा बच रहा है, बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन देगी, बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन इंडस्ट्रीज़ को दे रही है, कॉरपोरेट सेक्टर को दे रही है, MSME को दे रही है, ज़्यादा निवेश हो रहा है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। अब तो जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, मनी सप्लाई को कम करना है तो CRR को बढ़ा दो, मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो CRR को कम कर दो, ठीक है। चलो इसी तरीके से SLR में क्या करना होगा, SLR में भी सेम, अगर मनी सप्लाई को अगर कम करना है तो SLR को बढ़ा दो, मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो SLR को कम कर दो। अब इससे क्या होगा, अगर SLR बढ़ रहा है मतलब बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, सपोज 15% SLR था, 20% हो गया। पहले 15 करोड़, 100 करोड़ में से 15 करोड़ पहले बैंक SLR मेंटेन कर रही थी, अब अगर बैंक को 20 करोड़ SLR मेंटेन करना पड़ा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक का कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट हो गया, तो आगे लोन देने के लिए उतना पैसा नहीं बचा है बैंक के पास, बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जा रही है। अब हम लोग देखते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं रेपो रेट के बारे में। देखो
रेपो रेट में क्या होता है, सपोज बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए, तो बैंक जाएगी आरबीआई के पास, आरबीआई तो भाई बैंकर्स बैंक है, बैंक जाएगी आरबीआई के पास, भाई मुझे शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए, मुझे उतना डिपॉजिट में पैसा नहीं आया, लेकिन इतने लोग आ गए हैं मेरे से लोन में पैसा मांगने, अब मेरे पास लोगों को लोन में पैसा देने के लिए पैसा ही नहीं बचा, उतना डिपॉजिट मैंने कलेक्ट नहीं किया, मुझे इतने लोग लोन चाहिए, इतने लोगों को मैं लोन नहीं दे पा रहा हूँ, तो बैंक जाएगा आरबीआई के पास, भाई मुझे कुछ समय के लिए आप लोन दे दो, 1 दिन के लिए लोन दे दो, 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए लोन दे दो, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए अगर बैंक को लोन चाहिए तो बैंक जा रहा है आरबीआई के पास। तो बैंक क्या करेगा, बैंक आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच देगा, कुछ तो गारंटी चाहिए ना आरबीआई को, आरबीआई जब शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे रहा है तो कुछ तो गारंटी चाहिए, तो बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जमा कराएगा आरबीआई के पास, ठीक है। अब आरबीआई मान लेते हैं 1 लाख रुपए उधार में दिया बैंक को, अब बैंक ने बोला ठीक है आप 7 दिन के लिए मुझे लोन दो, 7 दिन बाद मैं आपके पास आऊँगा, आरबीआई मैं आपके पास आऊँगा, मैं आपको 1 लाख रुपए वापस कर दूंगा, मैंने 1 लाख रुपए उधार में लिया था, बैंक ने बोला मैंने 1 लाख रुपए आपसे उधार में लिया था, मैं आपको 1 लाख रुपए वापस कर दूंगा विथ इंटरेस्ट 10%, सपोज आरबीआई ने 10% इंटरेस्ट चार्ज किया, तो बोला ठीक है मैं आपको 1 लाख प्लस 10,000 1,10,000 रुपये वापस कर दूंगा, और बैंक ने बोला 7 दिन बाद मैं 1,10,000 रुपये वापस कर दूंगा आरबीआई आपको, और मैंने जो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचा था, मैंने जो सेल किया था आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मैं उसको रीपरचेज कर लूँगा, क्या कर लूँगा, रीपरचेज कर लूँगा। तो रेपो मतलब क्या होता है, रेपो मतलब होता है रीपरचेज एग्रीमेंट, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज टू बाय एन एसेट एट अ स्पेसिफिक डेट एट अ स्पेसिफिक प्राइस। एग्रीमेंट हुआ बैंक और आरबीआई के बीच कि मैं 1 हफ्ते बाद आपका जो लोन है, जो आपने मुझे लोन दिया, मैं उसका पैसा वापस कर लूँगा, और मैंने जो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचा था मैं उसको रीपरचेज कर लूँगा। तो रेपो मतलब होता है रीपरचेज एग्रीमेंट, रीपरचेज एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ, बैंक और आरबीआई के बीच में हुआ। तो रेपो रेट मतलब क्या होता है, रेपो रेट इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय आरबीआई फ्रॉम द बैंक फॉर प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म लोन। 7 दिन के लिए आरबीआई ने बैंक को उधार में पैसा दिया, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया, 10%। तो ये जो 10% है उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। यहाँ पे रेपो मतलब है रीपरचेज एग्रीमेंट, बैंक ने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचा था उसको खरीद लिया, उसको रीपरचेज वापस खरीद लिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। क्या हुआ आपको पता चला, बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचा, फिर उसको 1 हफ्ते बाद रीपरचेज कर लिया, 1 लाख रुपए उधार में लिया था बैंक ने आरबीआई से, यही 1 लाख रुपए 1 हफ्ते बाद वापस कर दिया विथ इंटरेस्ट। ये जो 10% इंटरेस्ट आरबीआई ने चार्ज किया बैंक से, इसको बोलते हैं रेपो रेट। इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज रेपो रेट, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय आरबीआई फ्रॉम द बैंक फॉर प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म लोन विच इज 10% इन दिस केस। ओके, चलो तो फिर रेपो रेट में क्या होगा, अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो रेपो रेट के केस में आरबीआई क्या करेगी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, मनी सप्लाई को कम करना है, तो भाई रेपो रेट को बढ़ा दो, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जब आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा रही है, मतलब कि अब बैंक को पता चल रहा है कि मैं उधार में पैसा ले रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए उधार महंगा हो गया। पहले आरबीआई 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रही थी, अब अगर मान लेते हैं 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करिए, मतलब उधार महंगा हो जा रहा है बैंक के लिए। जब बैंक को आरबीआई से उधार महंगा मिल रहा है, तो आगे जब वो लोन में पैसा देगा तो वो भी तो महंगा ही देगा ना। जब बैंक खुद आरबीआई से लोन में पैसा ले रहा है तो उसको लोन महंगा पड़ रहा है, आगे जब वो लोन देगा तो वो सस्ते में लोन क्यों देगा। बैंक ने आरबीआई से लोन लिया, उसको लोन एक्सपेंसिव पड़ा, महंगा पड़ा, तो बैंक जब आगे कस्टमर्स को लोन देगा तो वो सस्ते में थोड़ी देगा, वो भी महंगा देगा, ठीक है। अब आप जाओगे कार लोन लेने, भाई 15% 17% रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज कर रहे हैं, तो क्या आप लोगे कार लोन, नहीं, इतना महंगा हो गया कार लोन, हम क्यों ले। मतलब बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी कम हो गई, ठीक है, बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी कम हो गई, लोन महंगा हो गया, लोन एक्सपेंसिव हो गया, तो लोग उतना डिमांड नहीं करेंगे, अल्टीमेटली इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देगी। यही अगर आरबीआई को ग्रोथ प्रमोट करना है, अगर चाहती है ज़्यादा निवेश हो, ज़्यादा प्रोडक्शन हो, तो भाई रेपो रेट को कम कर दो, उसको उल्टा कर दो।
ठीक है, चलो तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है अब ये जान लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट देखो, अब यहां पे क्या था, यहां पे बैंक ने शॉर्ट टर्म के लिए उधार में पैसा लिया। अब अगर मान लो बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, बैंक के पास डिपॉजिट में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, अब बैंक क्या करेगी, बैंक ये पैसा अपना पार्क कर देगी विथ आरबीआई। ठीक है, इसके बदले में आरबीआई अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगा। आरबीआई, पहले क्या हो रहा था, पहले बैंक बेच रहा था, अब यहाँ पे आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रहा है। तो अब एग्रीमेंट आरबीआई और बैंक के बीच ये हो रही है, आरबीआई प्रॉमिस कर रहा है बैंक को कि मैं, मान लेते हैं 7 दिन बाद, मैं 7 दिन बाद ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक तुमसे खरीद लूंगा, रीपरचेज कर लूंगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैं रीपरचेज कर लूंगा तुमसे, और ये जो तुमने, मान लेते हैं 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए बैंक ने यहाँ पे पार्क किया अपना एक्सेस फंड। बैंक के पास बहुत ज़्यादा डिपॉजिट में पैसा आ गया था और लोन उतना बैंक को देना नहीं था, या लोन मांगने वाले उतने नहीं थे। बैंक ने ये एक्सेस फंड कहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, आरबीआई के पास। आरबीआई के पास ये एक्सेस फंड बैंक ने पार्क कर दिया। ठीक है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए, बैंक फिर ये जो 1 लाख रुपए है ये आरबीआई बैंक को वापस कर देगी विथ इंटरेस्ट। मान लेते हैं 10% में, 10% इंटरेस्ट के साथ, तो 1,10,000 रुपये वापस कर देगी। और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचा था आरबीआई ने उसको रीपरचेज कर लेगी। तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे आरबीआई रीपरचेज कर रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, यही डिफरेंस है रेपो रिवर्स रेपो में। वहाँ पे बैंक रीपरचेज कर रही थी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, यहाँ पे आरबीआई रीपरचेज कर रही है। और यहाँ पे बैंक उधार नहीं ले रही है आरबीआई से, यहाँ पे बैंक अपने एक्सेस फंड को पार्क कर रही है विथ आरबीआई। आरबीआई जो है 7 दिन बाद या 14 दिन बाद या 1 दिन बाद, जितने दिन बाद भी रीपरचेज कर लेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, और ये जो 1 लाख रुपए पार्क किया था बैंक ने उसको वापस कर देगा विथ इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट, वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन चार्ज कर रहा था, आरबीआई चार्ज कर रहा था, यहां पे बैंक चार्ज करेगा, बैंक। ठीक है, तो अब अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो रिवर्स रेपो रेट को क्या करना होगा। अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है और मनी सप्लाई को कम करना है तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाना होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया, मान लो 10% था पहले, अब अगर 12% हो गया, मतलब कि पहले तो जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है और मनी सप्लाई को कम करना है तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। अब इससे क्या होगा कि मान लो पहले आरबीआई बैंक को 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा था। ठीक है, बोल रहा था ठीक है आप 1 लाख रुपए जो एक्सेस फंड है आपके पास आप जमा करा दो, आप जब 7 दिन बाद वो पैसा वापस लोगे तो हम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे। अब अगर आरबीआई ने वो बढ़ा दिया, बोला हम आपको 12% इंटरेस्ट देंगे या बोला 15% इंटरेस्ट देंगे, तो बैंक को भी मज़ा आ जाएगा कि भाई इतना ज़्यादा जो है हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो एक्सेस फंड है वो कोशिश करेगा कि आरबीआई के पास रखे। तो जब बैंक अपना पैसा एक्सेस फंड, एक्सेस डिपॉजिट आरबीआई के पास रख रहा है, ना कि उसको लोन में नहीं देके वो आरबीआई के पास रख रहा है, तो उसका बैंक का लेंडिंग कैपेसिटी कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया। जब रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा रहा है तो बैंक को पता चल गया, पहले मुझे 1,10,000 मिल रहा था, अब बैंक को पता चल गया कि मुझे 1,12,000 मिलेगा। तो बैंक को तो फायदा हो रहा है, भाई मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है आरबीआई से, तो बैंक अपना एक्सेस फंड कहाँ रखेगा, आरबीआई के पास रखेगा, वो लोन में पैसा नहीं देगा, तो बैंक का लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जा रहा है। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से बैंक का लेंडिंग कैपेसिटी कम हो गया, तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। लेंडिंग कैपेसिटी कम हो गया, लोगों को लोन में उतना पैसा नहीं मिलेगा, डिमांड कम होगा, अल्टीमेटली इन्फ्लेशन विल बी अंडर कंट्रोल। ठीक है, चलो तो बैंक रेट क्या होता है, देखो हम लोगों ने देखा रेपो रेट, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय आरबीआई फ्रॉम द कमर्शियल बैंक फॉर प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म लोन। बैंक रेट में जब बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए,
लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए, तब वो फिर आरबीआई से उधार में पैसा ले रहा है, लोन ले रहा है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई चार्ज कर रही है बैंक से फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म लोन, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए लोन चाहिए, तब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई चार्ज कर रही है बैंक से फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म लोन टू दी बैंक्स, रेपो रेट में शॉर्ट टर्म लोन, बैंक रेट में यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन अगर बैंक को चाहिए, शेड्यूल कमर्शियल बैंक को चाहिए, तब वो आरबीआई से लोन ले रही है। सो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज चार्ज बाय आरबीआई फ्रॉम द बैंक फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म लोन, दैट इज टर्म्ड एज बैंक रेट। It is the rate at which RBI provides long-term loans to scheduled commercial bank without any approved सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे बैंक कोई सिक्योरिटी नहीं जमा कर रही है, रेपो रेट में जमा कर रही थी, सेल कर रही थी, अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच रही थी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बैंक बस लॉन्ग टर्म लोन ले रही है और जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई चार्ज करेगी बैंक से उसको हम लोग बैंक रेट बोलते हैं। तो बैंक रेट, द रेट एट विच अ बैंक कैन बोरो फ्रॉम द आरबीआई, रेपो रेट, द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म मनी अगेंस्ट डिपॉजिट, what is reverse repo rate, the rate at which bank can park excess short term funds with the RBI। ठीक है, चलो। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कुछ नहीं है, इसमें रेपो और रिवर्स रेपो दोनों इंक्लूड होता है। तो रेपो रेट क्या होता है हम लोगों ने देख लिया, इट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म मनी टू द बैंक अगेंस्ट सिक्योरिटीज। Reverse repo rate, it is the exact opposite of repo. In a reverse repo transaction, banks purchase government security from RBI and lend money to the banking regulator, thus earning interest. वो होता है reverse repo। अब देखते हैं marginal standing facility क्या होता है। देखो, कभी कभी क्या होता है कि बैंक को एक दिन के लिए लोन चाहिए या ओवरनाइट। सपोज आरबीआई ने बैंक को बोला था कि एट द एंड ऑफ द डे आपको इतना कैश मेंटेन करना है, लेकिन बैंक मान लेते हैं कि उतना कैश मेंटेन नहीं कर पाई, तब बैंक को एक दिन के लिए लोन चाहिए या ओवरनाइट के लिए लोन चाहिए, तो बैंक आरबीआई से लोन ले लिया। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई चार्ज कर रही है बैंक से फॉर प्रोवाइडिंग लोन फॉर 1 डे और फॉर ओवरनाइट, दैट इज टर्म्ड एज मार्जिनल रेट। देखो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज अ प्रोविजन मेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू विच शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कैन ऑब्टेन लिक्विडिटी ओवरनाइट व्हेन इंटर बैंक लिक्विडिटी कंप्लीटली ड्राइज अप। एक बैंक को लोन चाहिए भाई, एक रात के लिए चाहिए, एक दिन के लिए चाहिए, आप मुझे लोन दे दो। अगर सपोज ये बैंक को कोई दूसरे बैंक से अगर लोन नहीं मिल रहा है, तब ये बैंक क्या करेगी, लास्ट में जाएगी आरबीआई के पास। आरबीआई ने बोला था इतना कैश मेंटेन करो, सपोज आरबीआई ने बोला था इतना कैश एट द एंड ऑफ द डे आपके पास होना चाहिए, बैंक के पास नहीं है। अब बैंक गई दूसरे बैंक से, सपोज पंजाब नेशनल बैंक गई एसबीआई के पास, भाई मुझे दे दो, आप एक दिन के लिए पैसा दे दो, लेकिन एसबीआई बोली भाई मेरे पास भी नहीं है। तब ये पंजाब नेशनल बैंक क्या करेगी, तब ये जाएगी आरबीआई के पास एक दिन के लिए लोन में पैसा लेने, एक दिन के लिए उधार लेने। दिस इज अ फैसिलिटी फॉर इमरजेंसी। इमरजेंसी के सिचुएशन में बैंक जा रही है आरबीआई के पास। जब इंटर बैंक लिक्विडिटी ड्राई अप हो गया, मतलब और कोई बैंक से उधार में पैसा नहीं मिल रहा है, पंजाब नेशनल बैंक को पैसा चाहिए था, एसबीआई के पास नहीं है, इलाहाबाद बैंक के पास नहीं है, लास्ट में वो जाएगी आरबीआई के पास। नॉर्मली बैंक्स प्लेज एलिजिबल सिक्योरिटीज अबव द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रिक्वायरमेंट टू द आरबीआई टू ऑब्टेन लिक्विडिटी थ्रू द लोन्स एट द रेपो रेट। नाउ इफ द बैंक एग्जॉस्ट दिस, इट कैन रिजॉर्ट टू एमएसएफ प्रोविजन टू गेट क्विक मनी फॉर 1 डे, एक दिन के लिए पैसा चाहिए, बाय प्लेजिंग विद इन द लिमिट्स ऑफ एसएलआर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इमरजेंसी सिचुएशन में एक दिन के लिए, ओवरनाइट के लिए अगर पैसा चाहिए, अगर इंटर बैंक लिक्विडिटी ड्राई अप हो गया है, कोई और बैंक से पैसा नहीं मिल रहा है, तो आरबीआई से उधार ले सकती है बैंक। ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द ईयर 2011-12। सो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या होता है? इट इज द रेट एट विच बैंक्स कैन प्लेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर गेनिंग लिक्विडिटी इन सिचुएशन व्हेन द लिक्विडिटी इज ड्राइड अप। लास्ट देख लेते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। दिस रिफर टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट बाय द आरबीआई। जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच रही है, खरीद रही है, उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब अगर आरबीआई चाहती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, लोगों के हाथ से पैसा खींच लो, तब आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगी। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगी, क्योंकि जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच रही है, सपोज मैं आप अगर हम लोग खरीद रहे हैं तो पैसा हमसे खींच ले रही है। ठीक है, पैसा आ गया आरबीआई के पास, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई विल सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक। और जब आरबीआई चाहती है कि
ग्रोथ हो, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो, ज़्यादा लोगों के हाथ में पैसा हो, तब वो क्या करेगी, तब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदेगी, लोगों से खरीदेगी तो लोगों के हाथ में पैसा जाएगा। जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच रही है, बेच के आरबीआई के पास पैसा आ रहा है, लोगों से पैसा आरबीआई खींच ले रही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जा रहा है। जब आरबीआई चाहती है नहीं भाई हमें ग्रोथ चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, उत्पादन चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, तब आरबीआई क्या करेगी, लोगों के हाथ में पैसा है वो चाहेगी। तो लोगों के हाथ में पैसा लाने के लिए क्या करना होगा आरबीआई को, आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लोगों से खरीद लेगी। खरीदेगी तो लोगों को पैसा देना पड़ेगा, खरीद रही है ना, लोगों से खरीद रही है, परचेज कर रही है, लोगों को पैसा दे रही है। जब लोगों को बेच रही है तो लोगों से पैसा खींच ले रही है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगी। द आरबीआई बाय सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिड्यूसेस द मनी सप्लाई बाय विड्रॉइंग द कैश बैलेंसेस फ्रॉम विद इन द इकोनॉमिक कंट्रोल्स, देयर बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई बेच देगी, ठीक है, आरबीआई बेच देगी। और जब ग्रोथ चाहती है, इन्वेस्टमेंट चाहती है, तो क्या करेगी, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद लेगी, उसका उल्टा हो जाएगा। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, दिस रिफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन दी ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में पब्लिक को, रिटेल इन्वेस्टर को आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच रही है या उनसे खरीद रही है, ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में। तो हम लोगों ने देख लिया कैश रिजर्व रेशियो क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी देख लिया, बैंक रेट क्या होता है हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये टेबल में मैंने मेंशन किया हुआ है, आप ये देख लेना कि कौन से सिचुएशन में सीआरआर को बढ़ाना है, एसएलआर को घटाना है, ये सब मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। देखो कैश रिजर्व रेशियो इन ऑर्डर टू रिड्यूस इन्फ्लेशन इंक्रीज CRR, इन ऑर्डर टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज CRR। तो ये टेबल आप देख लेना। जैसे मैंने आपको बताया, इन ऑर्डर टू रिड्यूस इन्फ्लेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगी। इन ऑर्डर टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदेगी। बैंक रेट में इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, ये टेबल आप देख लेना जो मैंने आपको समझा दिया। So that's it for today. If you like this video, please do subscribe to my channel and I'll see you in the next session. Till then, take care and bye bye.